बहुत बधाई उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन सामने आया, 310 सीटों पर बढ़त। लगातार आपसे जब भी बात हुई आपने यही कहा कि 300 से ज्यादा सीटें। यह आत्मविश्वास आप लोग को किस आधार पर रहा हमेशा? देखिए, आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग दौरा कर रहे थे, काफी प्रचार कर रहे थे। जनता के अंदर एक बहुत बदलाव का एक प्रकार से कसक थी। वहाँ के अपराध, परिवारवाद से लोग ऊब चुके थे और ये सामाजिक न्याय की बात सिर्फ एक परिवार को बढ़ाने के लिए की जाती थी और अवसरवादी गठबंधन बना। लेकिन इससे इतर आप एक बात देखिए, मोदी जी की छवि जी, उनकी अगुवाई, उनकी ईमानदारी, उनके सरकार की ईमानदारी। लेकिन जो उनकी सरकार की योजनाएं थीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मैं स्वयं कई जगह गया, पहले इस विभाग का मैं मंत्री था। ये डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर जो देश में 2.5 लाख है, तो लगभग 54,000 उत्तर प्रदेश में है। मैंने काशी में कार्यक्रम किया, 4-5 हज़ार बच्चे आए, महिलाएं आई, अल्पसंख्यक महिलाएं आई। मेरठ में 6-7 हज़ार बच्चे आए। ये जो हमारे उज्ज्वला योजना है, गैस जी, फसल बीमा योजना, ये सारे गरीबों की योजनाएं जमीन पर दिखाई पड़ने लगी। और प्लस नोटबंदी का विषय, गरीबों ने देखा कि नरेंद्र मोदी हमारी बात बोलता है, वो हमारा नेता है और वो हमारे लिए काम कर रहा है। और प्लस नौजवान को लगा कि यहाँ तो सब कुछ परिवार के लिए बुक है, अब मोदी जी के साथ चलो, देश के साथ चलो। तो ये देखिए, फिर मैं आपसे कहूँगा जी, आप अपने रिसर्च टीम को कहिए कि जरा सा 52-57 का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट निकाले। 402 सीटों में 310 जी, इसका मतलब समझते हैं? ये एक राजनीतिक भूकंप है, उसको समझना चाहिए। रवि जी, यही रिसर्च टीम ने ही ये डेटा दिया है जिसके आधार पर मैं आपके से ये समझना चाहता हूं। विपक्ष जो लगातार आप पर ये आरोप लगाता रहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति का एक अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं, आप अग्रेसिव हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन तकरीबन 8 से 10% मुस्लिम वोट आपको पड़े हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार आप किसकी राजनीति करते हैं और विपक्ष क्या अलग बातें कहता दिखाई देता है? देखिए, जब से हम पैदा हुए, जनसंघ के समय से हम पर आरोप लगते रहे हैं। माफ करिए, जवाहरलाल नेहरू भी ये बात किया, इंदिरा गांधी कहा करती थी जी। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में राज करते हैं और देश के 13 राज्यों में राज करते हैं। और आज ये 2 में 15 होने जा रहे हैं और फिर बाकी 4 भी जीतेंगे। जब गोवा और मणिपुर तो शायद 16-17 हो जाएंगे। ये हम किसी की कृपा से नहीं आए, क्षमा करिए, देश की जनता के प्यार आशीर्वाद से आए, अपने काम के कारण आए। एक बात जी। दूसरी बात, अभी मैंने कई योजनाएं गिनाई, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल इंडिया की योजना। इसमें क्या हमने मुस्लिम महिलाओं को और नौजवानों को अलग रखा क्या? आप मुझे बताइए। अगर जनधन के अकाउंट खोले गए तो क्या मुस्लिम गरीबों के नहीं खोले गए क्या? अगर फसल बीमा योजना मिली तो क्या गरीब मुसलमान किसान को नहीं मिली क्या? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इस बात को समझिए आप कि एक तरफ हमारे खिलाफ अभियान जी और एक तरफ जमीन पर रिजल्ट जनता देखती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रोग्राम्स में आपने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन सब जब टिकट बंटवारे की बात आती है, एक बड़ी आबादी को आप टिकट नहीं देते। आपके नेता कहते हैं इनका माइनॉरिटी स्टेटस छीनने पे विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनको कब्रिस्तान की जरूरत क्या है, इन्हें शमशान में लाया जाए। तो इससे उस आबादी में एक फेयर फैक्टर जगता है। देखिए, ये सवाल चुनाव के समय से पूछ रहे हैं और आज हमारी इतनी भारी जीत हुई, तब भी आप वही सवाल पूछेंगे। आपको भी विचार करने की जरूरत है। अभी आप एक समय कह रहे हैं कि 8% मुसलमानों ने वोट दिया हमको, तो इतने प्रचार कुप्रचार के बावजूद जी, अगर आप ही की बात हम मान लें, 8% मुसलमान हमको वोट दे रहे हैं, तो जमीन पर यह कुप्रचार का असर नहीं है। और कम से कम आप ये बोलना बंद करिए। पहली बात आपसे मैं ये कहूंगा। राहुल गांधी, रवि जी, रमेश एक मिनट, रवि जी आप कानून मंत्री, मुझे अपनी बात पूरी करें दीजिए कृपा करके। जी बिल्कुल, जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके लिए कम, आपके दर्शकों के लिए अधिक है जी। क्या पैमाना है एम्पावरमेंट का? कुछ मुसलमान लोगों को टोकन के लिए टिकट दे दो और बाकी विकास सब कुछ एक परिवार के लिए करो। क्या ये पॉलिटिक्स करें? हाँ, हम आपसे स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों का हमें प्रामाणिक वोट कम मिलता है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि टिकट दे करके टोकनिज्म की पॉलिटिक्स एक है, ईमानदारी से उनको मजबूत देने की पॉलिटिक्स दूसरी है। रवि जी, एक बात और कहूंगा, मैंने 3 तलाक का विषय बिल्कुल, मैं वही आ रहा था जी जी। हाँ, तो मैं जानता हूँ आपके सवाल पूछने का ढर्रा मैंने समझ लिया। नहीं, जवाब को सुनिए, आप शांति से सुनिए, आप जी सुनिए शांति से आप जी। मैंने क्यों उठाया?
ये विषय इबादत का नहीं है, ये विषय धर्म का नहीं है, ये विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का। हम सम्मान करते हैं आपकी इबादत का, लेकिन हर कुप्रथा अंग नहीं बन सकती है इबादत का। कोई हिंदू कहेगा कि मैं दलितों की छुआछूत करूंगा क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है, यह असंवैधानिक है। और तीसरा मैंने कहा था कि 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है। भारत में सेकुलर मुल्क है, और हमने ये भी कहा था सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल रवि जी, उनके हक, गरिमा, न्याय के लिए कोई पार्टी बोल रही है क्या? ये सब उठाया हमने। रवि जी, सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, कम से कम वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अजय कुमार आपसे बस ये जानना चाहता हूं रवि जी, राम मंदिर को लेकर आपकी आस्था हमेशा रही है। जितने भी इंटरव्यू आज तक मैंने आपसे किए उसमें हर में आपने ये प्रखरता से कहा है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। अब तो केंद्र में आपकी सरकार और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, कानून मंत्री आप हैं, ये बताइए कि 2019 से पहले राम मंदिर बनता दिखेगा क्या? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप रविशंकर प्रसाद रामलला और हिंदुओं के वकील से बात कर रहे हैं जी, जो इस मामले में उनके वकील थे। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला लखनऊ बेंच से हो गया है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं वो हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, इसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। और कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में दूसरा पक्ष असफल रहा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम जल्दी सुनवाई की अपेक्षा करेंगे। पर्याप्त सबूत है, वैधानिक रूप से निर्णय के अनुसार एक भव्य राम मंदिर बने, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ओके रवि जी, एक बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग घूम रहे थे या वहां बात कर रहे थे सर, अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रेरियन क्राइसिस, ये 2 बहुत बड़ा चैलेंज आपकी सरकार के लिए रहेगा। आपको लगता है कि आपके रोड मैप के साथ ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि ये पिछले 60 सालों से प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में कायम है। देखिए, अभी मैंने जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात बताई, 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख में 5 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। आज इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक का भी मिनिस्टर हूँ। पिछले 2 साल में भारत में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आई है, 42 मोबाइल की, 30 कंपोनेंट की, बैटरी चार्जर की। उसमें 21-22 नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुले हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि खौफ है, डर है, आगरा में, मेरठ में, गाजियाबाद में। और हमने उसमें सिर्फ नोएडा में 50,000 लोगों को नौकरी दी है, समझिए आप, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसको आगे बढ़ाएंगे, काफी अवसर है। एक बार अपराध खत्म, ईमानदारी से गुड गवर्नेंस और सबका साथ सबका विकास लेके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।